चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, अपने सब आज फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो टॉपिक देखिएगा कि जो टॉपिक बहुत ही हार्ड माना जाता है। आप देखिएगा कहीं पर आपको इस टॉपिक को कोई भी अच्छा से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई अच्छा से नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। और ये बेसिकली बोला जाता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हार्ड नहीं है। आप लोग समझेंगे इसको तो बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी था जितना हम लोग पढ़े, ठीक है। तो चलिए अपने से स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम है हम लोगों का वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी, यानी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है टॉपिक का नाम बाबू? वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी, ठीक है। चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी के बारे में, यानी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप लोग सब आदमी मुझे बताइए कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता यानी फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर को माना जाता है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए कि टेलर ने क्या बोला है कि टेलर ने बोला है कि कोई भी कार्य को यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ठीक है, तो उसको करने का सर्वोत्तम तरीका ढूंढा जा सकता है, ठीक है। उसको करने का कैसा तरीका ढूंढा जा सकता है? सर्वोत्तम तरीका ढूंढा जा सकता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक के बारे में बताया, टेक्निक के बारे में बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक क्या होते हैं, टेक्निक क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए कि वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक से आशय उन सभी विधियों से है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक से आशय उन सभी विधियों से है, उन सभी मेथड से है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, ठीक है। अब टेलर ने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक के बारे में बताया है। सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेंशिप, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा क्या है? मेथड स्टडी, चौथा क्या है? मोशन स्टडी, पांचवा टाइम स्टडी, उसके बाद फैटिग स्टडी, ठीक है। तो इतना जो स्टडी के बारे में टेलर ने बताया है, ठीक है, इतना जो स्टडी के बारे में टेलर ने बताया है, ये क्या है? ये है वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी। क्या है बाबू? वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी। तो वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी क्या है, समझ में आया? वैज्ञानिक प्रबंध का तकनीकी बोलता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीकी से आशय उन सभी विधियों से है जिसके माध्यम से हम वैज्ञानिक प्रबंध को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। जैसे हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का क्या होता है? विधि होता है कि नहीं होता है? मेथड होता है कि नहीं होता है? तो ये यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध में भी यदि कोई कार्य किया जाए वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से, तो यहाँ पे वो ऐसे विधि देना चाहते हैं, ऐसा मेथड देना चाहते हैं जिस मेथड के माध्यम से किसी भी कार्य को करने में एक तो समय कम लगे, दूसरा उस कार्य को करने में लागत कम लगे, और तीसरा जब ये दोनों कम लगेगा तो उस कार्य को करने के में जो उत्पादकता होगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन अधिक होगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के तकनीकी। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक मैनेजमेंट के तकनीकी। तो वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? आया सबको अच्छा से? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सब। आगे क्या है? सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक में पहला तकनीक क्या है इसका? टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है बाबू? फंक्शनल फोरमैनशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप, ठीक है। यहाँ पे दो बातें समझिए, यहाँ पे दो बातें समझिए। देखिए यहाँ पे समझना ये है कि मान के चलिए कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं सब आदमी। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं बाबू? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेलर क्या बोल रहे हैं कि प्रबंध के 3 जो स्तर होते हैं इसमें सबसे नीचे वाला प्रबंधक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोरमैन या सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं उसको? फोरमैन या सुपरवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाले प्रबंधक को फोरमैन या सुपरवाइजर। और इसके नीचे कौन कार्य करता है? श्रमिक कार्य करता है। कौन कार्य करता है? श्रमिक कार्य करता है। यानी यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फोरमैन है, यदि कोई व्यक्ति सबसे निचले स्तर का प्रबंधक है, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द घूमता है? इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़ा हुआ है? श्रमिक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? श्रमिक से जुड़ा हुआ है। यानी
और किसी भी कार्य को करने के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी यदि कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक के द्वारा ही किया जाता है ना। और श्रमिक से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ कौन होता है? फोरमैन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं कि यदि हमारा फोरमैन, यदि हमारे संगठन में फोरमैन क्या हो? सर्वगुण संपन्न हो। सर्वगुण संपन्न का मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिमान भी हो, निर्णय लेने की क्षमता उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ड्यू टू सर्वगुण संपन्न का मतलब सब कुछ। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सर्वगुण संपन्न होगा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो सर्वगुण संपन्न होगा, है कि नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे टेलर फिर बोलते हैं, कि क्यों ना हम इसको क्या कर दे? हम इसको अलग अलग भागों में क्या कर दे? डिवाइड कर दे। हम इसको क्या कर दे? अलग अलग भागों में डिवाइड कर दे। यानी एक जो फैक्ट्री होता है जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है, वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे होता है फैक्ट्री मैनेजर। कौन होता है? फैक्ट्री मैनेजर। और फैक्ट्री मैनेजर के अंतर्गत प्लानिंग इंचार्ज होता है और प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। तो यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं कि क्यों ना हम किसी भी संगठन में प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों को क्या कर दे? अलग कर दे। और दोनों को देखभाल करने के लिए 8 अलग अलग व्यक्तियों का क्या करे? नियुक्त करे। यानी अब केवल फोरमैन ही नहीं देखेगा, पर्यवेक्षक ही नहीं देखेगा, बल्कि इसको सपोर्ट करने के लिए टेलर ने बोला कि 8 अन्य व्यक्तियों की क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, जो प्रोडक्शन का कार्य और प्लानिंग का कार्य अच्छा से देख पाए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप पहले कौन था? पहले एक आदमी था, लेकिन कारखाना के अंतर्गत इसकी स्तर क्या की गई? बढ़ा दी गई ना। इसकी स्तर क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या बोलते हैं बाबू? फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है। अब फंक्शनल फोरमैनशिप के अंतर्गत देखिए क्या आता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? फैक्ट्री मैनेजर आता है। और फैक्ट्री मैनेजर के अंतर्गत 2 चीजें आती है, एक प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन कौन आता है? एक आता है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब यहाँ पे टेलर ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत 4 व्यक्तियों की संख्या होती है। कितने व्यक्तियों की संख्या? 4। कितने व्यक्तियों की संख्या? 4। यानी ये केवल और केवल किसका कार्य करेगा? प्लानिंग का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? प्लानिंग का कार्य करेगा। और ये जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, ये केवल और केवल किसका कार्य करेगा? प्रोडक्शन से संबंधित कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड एक आदमी पे पड़ा क्या? लोड एक आदमी पे नहीं पड़ा। तो एक आदमी पे लोड नहीं पड़ा तो अलग अलग आदमियों पे लोड पड़ा है ना। तो हो सकता है कि ये जो अलग अलग लोग हैं, चूंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, तो हो सकता है कि जो गुण इस व्यक्ति में नहीं होगा वो गुण दूसरे व्यक्ति में हो, जो गुण दूसरे में नहीं होगा वो तीसरे व्यक्ति में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में तो क्या होगा? दक्ष होगा ना, योग्य होगा ना। और सबसे बड़ी बात कि जो अलग अलग व्यक्तियों के जो कार्य सौंपा जाता है, वो एक विशेष विभाग से संबंधित ही कार्य देखेगा ना। देखेगा कि नहीं देखेगा। तो इससे क्या होगी? इससे उत्पादकता बढ़ेगी, समय कम लगेगा और कॉस्ट भी क्या होगा? कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही व्यक्ति देख रहा था ना, इसी के अंतर्गत सब कुछ था। लेकिन इसको क्या कर दिया? इसको टेलर बोल रहे हैं कि अब इस पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसीलिए कितना टीम होना चाहिए? 8 टीम होना चाहिए। कितना टीम होना चाहिए बाबू? 8 टीम होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला टीम का नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरा का क्या नाम है? रूट क्लर्क। तीसरा का क्या है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चौथा का क्या है? डिसिप्लिनियर। और उसके बाद स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये 8 लोग जो हैं, ये 8 लोग क्या करेंगे? अलग अलग कार्य करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 8 गो टीम है तो अब इसका 8 का कार्य हमको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, जिस व्यक्ति का जो नाम है उसका वही कार्य है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यानी निर्देश कार्ड लिपिक का कार्य क्या होगा? निर्देश देने का कार्य होगा। कि क्या कार्य होगा? निर्देश देने का, कि किसी भी संस्था में कार्य क्या करना है, आपको कौन सा कार्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे ना, तो इसका कार्य क्या होगा? निर्देश देने का। दूसरा क्या होगा? रूट क्लर्क क्या करेगा? उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या करेगा? रूट तैयार करेगा कि किस बेसिस पे प्रोडक्शन किया जाए। ये काम किसका होगा? रूट क्लर्क का होगा।
तीसरा मैंने क्या बताया, टाइम एंड कॉस्ट कलर। ये क्या देखिएगा कि कोई भी वस्तु बना तो उसमें कितना समय लगा और उसमें कितनी लागत आई, ठीक है। और उसके बाद अनुशासक जो होगा, अनुशासक क्या करेगा, जो संस्था होगी उसमें अनुशासन बनाए रखने का काम कौन करेगा, अनुशासक करेगा। तो इनका चारों का काम समझ में आया। और आगे देखिए स्पीड बॉस क्या करेगा, अब आगे देखिए स्पीड बॉस क्या करेगा कि एक स्पीड बॉस संस्था में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उस कार्य में देखेगा कि ये कार्य किस गति से हो रही है, क्या कार्य करने का गति सही है या नहीं है, धीमा है या कि इसमें बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य का गति यदि ठीक नहीं होगा तो उत्पादन अधिक हो पाएगा, क्या उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा। तो इसका काम क्या होगा कि कार्य में जो गति होगी कार्य करने का उसको देखना, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं देखना बल्कि अब बोलेगा कि तुम स्पीड से काम करो और उसका क्वालिटी गड़बड़ा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पीड के साथ साथ आपका क्वालिटी भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। ये किसका कार्य होगा बाबू, ये कार्य होगा स्पीड बॉस का। किसका कार्य होगा, स्पीड बॉस यानी गति नायक। उसके बाद गैंग बॉस का क्या कार्य होगा, जो संसाधन होंगे संस्था में, जो संसाधन होंगे उन सभी संसाधनों को एक जगह एकत्रित करना, किसका काम होगा, गैंग बॉस का। गैंग मतलब क्या होता है, गैंग मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह। और आप लोग देखते होंगे ना, ये मेरे गैंग का लीडर है, तो गैंग का लीडर का क्या मतलब कि जितना भी जरूरी चीज है उन सभी जरूरी चीजों को आप एक जगह ला के एकत्रित करिए, यही होता है ना गैंग बॉस, होता है कि नहीं होता है। तो गैंग बॉस क्या होता है समझ में आ गया। उसके बाद देखिए रिपेयर बॉस क्या करेगा, यदि कुछ भी चीज खराब है तो उसको फटाक से क्या कर देगा, ठीक कर देगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा, यदि कुछ भी चीज खराब है तो उसको फटाक से क्या कर देगा, रिपेयर बॉस ठीक कर देगा। उसके बाद देखिए निरीक्षक, इंस्पेक्टर को बोलते हैं चला निरीक्षक, इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं, निरीक्षक। कोई भी वस्तु जो बना है, ठीक है, कोई भी वस्तु जो बना है उस वस्तु को बनने में क्या वो वस्तु सही बना है या उसका क्वालिटी कैसा है, इसका चेक कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा। कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि किसी संस्था में किसी एक आदमी पे लोड पड़ा क्या, नहीं पड़ा, अलग अलग लोगों पे लोड पड़ा है। और अलग अलग लोग, आपने क्या देखा कि जो अलग अलग लोग हैं वो किसी विशेष विभाग को ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इससे उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लागत कम लगेगा कि नहीं लगेगा, और काम समय पर होगा कि नहीं होगा। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या कहलाता है बाबू, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप समझ में आया क्या है कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब दूसरा क्या है, परमापीकरण एवं सरलीकरण। दूसरा क्या है बाबू, परमापीकरण एवं सरलीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या है उसको अच्छा है समझिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या बताता है, स्टैंडर्डाइजेशन बताता है कि इसको हम लोग पहले एक एग्जाम्पल ले समझते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास क्या है बाबू, एक शर्ट है, और मेरे पास एक शर्ट है जो मैं फिटिंग करवा के पहना हुआ है, यानी ये मेरा शर्ट क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब पूरा फिट फाट है। अब मेरे पास 2 4 5 शर्ट और आया, ठीक है, किसी ने लेके आया और बोला कि लो तुम्हारे लिए लाए हैं। लेकिन जब मैंने उस शर्ट को पहना तो वो शर्ट क्या था, ढीला ढाला था। क्या था, ढीला ढाला था। अब मैं दर्जी के पास गया, दर्जी को बोलूँगा कि सर मेरा शर्ट का क्या कर दीजिए, फिटिंग कर दीजिए। तो दर्जी क्या बोलेगा कि ठीक है लाइए आप 5 शर्ट और आप यहाँ पे रहिए, आपको मैं नापूंगा तब ना फिट करूँगा। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए कि यदि मैं उसके पास रहूँगा, ठीक है, यदि मैं उसके पास रहूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं उसको क्या बोलूँगा कि सर आप मेरा ये शर्ट लीजिए और इस शर्ट के हिसाब से आप मेरा 5 शर्ट क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5 शर्ट फिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5 शर्ट फिट कर दीजिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि परमापीकरण से व्यवसायिक क्रियाओं में यानी प्रत्येक व्यवसायिक क्रियाओं में क्या करना है, एक निर्धारण मानक निर्धारण प्रक्रिया करता है। मतलब परमापीकरण क्या करता है बाबू कि जितनी ही व्यवसायिक क्रिया है सभी व्यवसायिक क्रिया में ये क्या करता है, एक मानक निर्धारण करता है। मानक मतलब समझता है ना, मानक मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का खाका, एक प्रकार का क्या निर्धारण करता है, खाका निर्धारण करता है कि आपको इसी प्रकार से क्या करना है और वस्तुएं बनाना है। अब देखिए मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है। क्या है बाबू, कोई कार बनाने वाली कंपनी है।
अब उसको बहुत सारा कार बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो करेगा क्या कि एक कार बनाएगा, बनाया कि नहीं बनाएगा, एक ही कार नहीं बनाएगा, बहुत सारा कार बनाएगा और देखेगा कि कौन सा कार सबसे अच्छा है, देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा। तो उसने एक कार बनाया और एक कार बनाने के बाद उसने अपने श्रमिकों से बोला कि यही कार सबसे बेस्ट है, आप इसी डिजाइन में बहुत सारा कार बनाओ, क्या करो, आप इसी डिजाइन में क्या करो, बहुत सारा कार बनाओ। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यानी मानक निर्धारण किया गया ना कि आपको इसी खाका के अनुसार क्या बनाना है, कार बनाना है। तो आगे का लोग इसी प्रक्रिया के तहत कार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि और लोगों को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, वो कॉपी पेस्ट कर देंगे तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा समय कम, और लागत कम लगेगी कि नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यदि पहले बार बनाते हैं तो एक बार जोड़ते हैं, फिर उसमें से उसको निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं, तो समय भी ज़्यादा लगेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसको बनाने में समय कम लगेगा, उत्पादन लागत कम लगेगा और कार का उत्पादन अधिक हो पाएगा या कम हो पाएगा, अधिक हो पाएगा। समझ में आया, परमापीकरण क्या है, समझ में आया। एक बार और समझिए, आईफोन के बारे में सब आदमी सुने होंगे। आईफोन बेसिकली करता यही है। आईफोन क्या करता है, आईफोन का आप देखिए कि इंडिया में भी खुल गया है ना मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया में खुल गया। तो आईफोन क्या करता है, आईफोन एगो फ़ोन बनाया, जैसे अभी आईफोन 16 आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा क्या करेगा, एगो फ़ोन बनाएगा, क्या करेगा, एगो फ़ोन बनाएगा। यानी आईफोन का जितना भी इंजीनियर होगा वो सब मिल करके एगो फ़ोन बनाने पे मेहनत करेगा, ठीक है। अब वो एगो फ़ोन बना लिया और उसी फ़ोन का एक स्ट्रक्चर, एक खाका दे दिया सभी देशों में, चाइना में दे दिया, इंडिया में दे दिया, रसिया में दे दिया, बोला कि आप इसी प्रकार से अन्य फ़ोन भी क्या करिए, बनाइए, ठीक है। तो उसने एक प्रकार का क्या दे दिया, खाका दे दिया ना, दे दिया कि नहीं दे दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन यानी परमापीकरण। परमापीकरण क्या है, समझ में आया। और टेलर ने इसको क्यों प्रोत्साहन किया, समझ में आया ना कि नहीं आया, समझ में आ गया। मूर्तिकार को देखे हैं कभी, मूर्तिकार जो सर का जो फेस बनाता है क्या करता है, एगो खाका रखता है ना, रखता है कि नहीं रखता है। उसी खाका में मिट्टी को रखा और फेस बना दिया मूर्ति का, तो उसमें उसको क्या लगेगा, समय कम लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, परमापीकरण। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, परमापीकरण। तो परमापीकरण क्या है, बेसिकली आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसको बोलते हैं सरलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, सरलीकरण। अच्छा से देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या बताता है, सिंप्लीफिकेशन बताता है कि जो हमारा व्यर्थ किस्म है, जो हमारा व्यर्थ किस्म है, बेकार है, आकार में क्या है, आकार उसका बेकार है, ठीक है, उसका आयाम बेकार है, तो उन सभी व्यर्थ आकारों को, आयामों को, किस्मों को समाप्त करके एक विशेष प्रकार का वस्तु जो गुणवत्तापूर्ण हो, जो क्या हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उस प्रकार का वस्तु बनाना ही क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सरलीकरण। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइएगा। मान के चलिए कि मैं शर्ट बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, शर्ट बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। मैंने 5, 6, 10 शर्ट बनाया। कितना बनाया, 5, 6, 10, लगभग 10 शर्ट बनाया। और 10 शर्ट को जब मैंने बनाया तो 10 शर्ट को देखिएगा कि दुकान के आगे में टंगा हुआ रहता है कि नहीं रहता। क्या सारे शर्ट बिक जाते हैं, क्या नहीं बिकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो शर्ट यानी जिस शर्ट का किस्म सही होगा, साइजेस सही होगा, उसका गुणवत्ता सही होगा, वो शर्ट बिकता है कि नहीं बिकता है। कहने का मतलब ये है कि इस शर्ट को, ध्यान से सुनिए, इस शर्ट को यदि मैं सभी प्रकार के शर्टों के द्वारा ना बना करके केवल और केवल एक ही शर्ट बनाऊं जिसमें सब कुछ हो, ठीक है, तो ये शर्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिकेगा। अब जैसे देखिए मैं पहनता हूँ मीडियम पहनता हूँ, मैं गया दुकान और दुकान पे क्या था, लार्ज साइज में था, क्या था, लार्ज साइज में, तो मैं क्या उस शर्ट को ले पाऊंगा, क्या नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे ही तो और लोगों के साथ होता होगा ना। तो क्यों ना हम केवल और केवल कौन सा बनाएं, मीडियम शर्ट साइज बनाएं, ताकि हमारा शर्ट क्या हो सके, बिक सके। तो अब आप लोग बोले सर लार्जो पहनने वाला तो होगा ना, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए, नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा देखिए।
चलिए मान के चलिए अब मैं मार्कर बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? मार्कर बेसिकली होता है किसके लिए? लिखने के लिए। अब मैं मार्कर का साइज इतना ना करके इतना बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया? इतना बड़ा कर दिया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इससे लिख पाएंगे अच्छा से? क्या नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैंने इतना बड़ा साइज है जो मार्कर का कर दिया, तो वो मार्केट में बिकेगी क्या? मार्केट में नहीं बिकेगी। तो क्यों ना हम उस साइजेस को छोटा करके एक छोटा साइज वाला ऐसे मार्कर बना ले। होगा कि नहीं होगा? ऐसे मार्कर बना ले जो मार्केट में बिकेगा ही। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है? सिंप्लीफिकेशन बोलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो यदि व्यर्थ प्रोडक्ट में यदि उसका किस्म व्यर्थ है, आकार व्यर्थ है, ठीक है, उसका आयाम बेकार है, तो हम उन सब का उत्पादन ना करें बल्कि उन सब को मिला करके एक ऐसे उत्पाद बनाए जिसमें क्या हो? सभी गुण सम्मिलित हो। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखिए। नहीं आया समझ में तो चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अब मान के चलो कि अभी के दुनिया में स्मार्टफोन का ज़माना है और कोई कंपनी है जो केवल और केवल कीपैड फ़ोन बना रही है, तो उसका मार्केट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसको मार्केट में रहने के लिए स्मार्टफोन भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो यही होता है सिंप्लीफिकेशन। यही क्या होता है बाबू? सिंप्लीफिकेशन। कि जो हमारा व्यर्थ किस्म है, व्यर्थ आकार है, यानी जिसका आयाम क्या है अभी समय के हिसाब से नहीं है, तो उसको समाप्त करके एक नया आयाम बनाना जो गुणवत्तापूर्ण हो, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है सिंप्लीफिकेशन। क्या कहलाता है बाबू? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या है समझ में आया? आप लोगों को मैंने दो चीज़ बताया। पहला बताया फंक्शनल फोरमैनशिप और दूसरा क्या बताया? दूसरा मैंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दोनों समझ में आया? तीसरा देखिए, तीसरा बताता है मेथड स्टडी। क्या बताता है? तीसरा बताता है मेथड स्टडी। तीसरा देखिए अच्छा है समझिए। मेथड स्टडी को हिंदी में बोलते हैं बाबू कार्य पद्धति अध्ययन। क्या बोलते हैं? कार्य पद्धति अध्ययन। अब देखिए मेथड स्टडी बताता क्या है कि मेथड स्टडी के अंतर्गत टेलर ने इस बात पे ध्यान दिया है कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का पता लगाना, यानी कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति का पता लगाना ही क्या कहलाता है? मेथड स्टडी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेथड स्टडी। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ पद्धति, ठीक है, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ पद्धति का पता लगाना ही क्या कहलाता है? कार्य पद्धति अध्ययन, यानी मेथड स्टडी। अब इसको अच्छा है समझिए मेथड स्टडी क्या है, ठीक है। मान के चलिए कि मैंने कार बनाया। मैंने क्या बनाया बाबू? कार बनाया। और जो हम कार बनाने वाला व्यक्ति था वो कहीं से YouTube से देख करके कार बनाया। मान के चलिए कि ये खिलौना वाला कार ही है और वो व्यक्ति YouTube से देख करके इस कार को बनाया। तो इस कार को बनाने में उस व्यक्ति को पहला बार जो समय लगा वो समय लगा 2 घंटे। कितना समय लगा? 2 घंटे। और उसने YouTube पर से 100 स्टेप को फॉलो किया। कितना स्टेप को फॉलो किया? 100 स्टेप को। कितना स्टेप को फॉलो किया? 100 स्टेप को फॉलो किया, तब जाके एक कार बना पाया, ठीक है। वहीं पे एक और व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति, उसने भी इस कार को बनाया। उसने भी क्या किया? इस कार को बनाया। और जब उस व्यक्ति ने इस कार को बनाया तो उसने YouTube पर से जल्दीबाजी में केवल और केवल 10 स्टेप फॉलो किए। कितना स्टेप फॉलो किए? 10 स्टेप। और उसको समय लगा आधा घंटा। कितना लगा? आधा घंटा। और कार दोनों का सेम बना। दोनों का कार क्या बना बाबू? सेम बना। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि दोनों ने तो कार बनाया है ना, दोनों ने तो कार बनाया है। अब दोनों ने यदि कार बनाया है तो आप लोग मुझे बताइए कि आप ही लोग मुझे बताइए कि आप कैसी कार बनाना चाहेंगे, जिसमें 100 स्टेप लगे हैं और समय 2 घंटा लगा है, ये वाला, या जिसमें 10 स्टेप लगा है और समय आधा घंटा लगा है, वो वाला। 10 मिनट समय लगा है और 10 स्टेप फॉलो किए हैं तो बन गया है, और आधा घंटा समय दिए हैं तो बन गया है कि नहीं है? तो कार्य पद्धति
अध्ययन क्या बताता है कि कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत टेलर ने इस बात पे जोर दिया है कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति का पता लगाना ही क्या कहलाता है, कार्य पद्धति अध्ययन कहलाता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किसको फॉलो कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा ना, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। और आप लोग मुझे बताइए कि यदि इसके अंतर्गत आप इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत लागत कम लगेगा क्योंकि ये 10 ही स्टेप फॉलो कर रहा है, तो लागत कम लगेगा, पहला बात। दूसरा बात, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा और उत्पादन अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी ये व्यक्ति 2 घंटा में 4 बनाता है, ये व्यक्ति 2 घंटा में कितना बनाता है, सॉरी ये व्यक्ति 2 घंटा में 1 ही कार बनाता है और ये व्यक्ति 2 घंटा में 4 कार बनाता है। तो उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो यही बात टेलर बोलते हैं। टेलर क्या बोलते हैं कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति का पता लगाना ही क्या कहलाता है, मेथड स्टडी। क्या बोलते हैं इसको, मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या है, समझ में आया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल से लेकर के, कौन सा मटेरियल से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेकर के, कच्चा माल से लेकर के तैयार माल जो ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, वो सभी किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, मेथड स्टडी के अंतर्गत। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, मोशन स्टडी। आगे कौन सा स्टडी है बाबू, मोशन स्टडी। यानी मोशन स्टडी क्या बोलता है उसको समझिए। मोशन स्टडी बोलता है कि यदि आप किसी विशेष प्रकार का काम कर रहे हैं और वो उस विशेष प्रकार में आप अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट को क्या किया जाएगा, उस मूवमेंट का अध्ययन किया जाएगा और उसके बेसिस पे कार्य किया जाएगा। उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सब घर पे पढ़ते हैं, आप लोग सब आदमी घर पे पढ़ने के लिए बैठिए, ठीक है, घर पे पढ़ने के लिए बैठिए। और आप लोग पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो ठीक है, आप लोगों को पढ़ते समय क्या लग जाता है, प्यास लग जाता है। क्या लग जाता है, प्यास लग जाता है। अब आप लोग क्या करिए, गिलास लीजिए और जाइए चापाकल से 4 हैंडल मारिए और चला के लेके आइए। फिर 10 मिनट बैठे, फिर आपको प्यास लग गया, फिर जाइए चापाकल को 10 हैंडल मार के ले, फिर 10 मिनट बाद आपको प्यास लग गया। तो ऐसे करते करते आप देखिएगा कि आपने जितना पढ़ा उससे ज़्यादा तो आप बाहर की एक्टिविटी में दे दिए ना। आपने जितना पढ़ा तो उतना तो आपने पानी लाने में खर्च कर दिया, समय कर दिया कि नहीं कर दिया, पहला बात। दूसरा बात कि यदि आपका अतिरिक्त एक्टिविटी है, अतिरिक्त एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि आप तो पढ़ रहे हैं ना, आपका काम क्या है, पढ़ना, लेकिन पढ़ने के अलावा आप कौन सा काम कर रहे हैं, पानी लाना, पानी ले जाना। तो उसमें यदि आप अलग से एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका बॉडी थकेगा नहीं, थकेगा ना, थकेगा। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा देर पढ़ पाएंगे क्या, ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे। तो मोशन स्टडी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष प्रकार का काम करता है, ठीक है, उस विशेष प्रकार के काम में वो व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार का क्या करता है, एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, उस एक्टिविटी को समाप्त किया जाता है। और जो एक्टिविटी उस कार्य को करने के लिए है, उसी प्रकार की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बार बार क्या हो रहा है, बार बार मार्कर में इंक खत्म हो जा रही है, बार बार मार्कर में क्या हो रही है, इंक खत्म हो जा रही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि बार बार यदि मार्कर में इंक खत्म होगा तो हम मार्कर में फिर इंक देंगे, फिर से पढ़ाएंगे। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि जो मैं आधा घंटा में पढ़ाने वाला था उसको मैं 1 घंटा तक पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ना। क्यों, क्योंकि मेरा पढ़ाने के अतिरिक्त एक्टिविटी हो रहा है ना, यहाँ पे पढ़ाने के अतिरिक्त एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा काम जो है, मेरे काम में समय ज़्यादा लगा, समय ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, कॉस्ट ज़्यादा लगा, लागत ज़्यादा लगा, उत्पादन कम हुआ या अधिक हुआ, कम हुआ। लेकिन यहीं पर हम क्या करेंगे कि एक ही बार में यदि मार्कर में इंक भर लेंगे, एक ही बार में क्या करेंगे, मार्कर में यदि इंक भर लेंगे, तो अब मुझे बताइए कि अब मुझे बार बार मार्कर में इंक भरने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इत्मीनान से पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मोशन स्टडी के अंतर्गत टेलर इसी बात पर जोर देते हैं कि आप जो विशेष प्रकार का काम करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी कर्मचारी जो संगठन में किसी विशेष प्रकार का काम करता है, तो उसका जो अनावश्यक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को क्या होना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। ठीक है, और वही एक्टिविटी केवल और केवल रहना चाहिए जो उस कार्य करने के लिए क्या है, जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मोशन स्टडी क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए,
आगे है टाइम स्टडी। आगे क्या है? टाइम स्टडी। अब देखिए बाबू, टाइम स्टडी क्या बता रहा है? देखिए टाइम स्टडी क्या बता रहा है। देखिए टाइम स्टडी बता रहा है कि किसी भी कार्य को करते समय उसका क्या होना चाहिए? एक मानक समय निर्धारण होना चाहिए। कौन सा समय निर्धारण होना चाहिए? मानक समय निर्धारण होना चाहिए। कौन सा निर्धारण होना चाहिए? मानक समय निर्धारण होना चाहिए। और उसी के बेसिस पे उस कार्य को क्या किया जाना चाहिए? समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पे मानक समय का मतलब देखिए क्या होता है। मान के चलिए मैं किसी संगठन में एक श्रमिक हूं। मैं क्या हूं? मैं किसी संगठन में एक श्रमिक हूं और मुझे काम दिया गया है कि आप मार्कर बनाइए। क्या बनाइए? आप मार्कर बनाइए। अब मैं क्या कर रहा हूं बाबू? मैं क्या कर रहा हूं और मैं यहां पे कर क्या रहा हूं कि मैं 1 घंटे में 3 मार्कर बना रहा हूं। कितना बना रहा हूं? 1 घंटे में 3 मार्कर बना रहा हूं। कितना मार्कर बना रहा हूं? 3। यानी एगो मार्कर को बनाने में मुझे कितना समय लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। एक मार्कर को बनाने में मुझे कितना समय लग रहा है? 20 मिनट। तो मैं 1 घंटे में कितना मार्कर बना लूंगा? 3 मार्कर बना लूंगा। और आप लोग मुझे बताइए कि भारत में जो कार्यरत व्यक्ति है उसका काम का अंतराल कितना होता है? यानी काम करने की अवधि कितनी होती है? 8 घंटा। तो मान के चलिए कि मुझे 8 घंटा में से 1 घंटा लंच के लिए दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 1 घंटा लंच के लिए। मेरे पास बचा कितना घंटा? 7 घंटा। तो 7 घंटा में मुझे कितना मार्कर बनाना चाहिए? 7 या 21 मार्कर। कितना मार्कर बनाना चाहिए? 21 मार्कर। यहाँ पे टेलर इसी बात को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए? एक मानक समय निर्धारण होना चाहिए और वो कार्य उसी मानक समय के अंतराल में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि मैंने 7 घंटा में 21 मार्कर बना लिया तो मुझे मजदूरी अधिक मिलेगी या कम मिलेगी? अधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो समय निर्धारण था उस निर्धारण के अनुसार मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो टाइम स्टडी क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद देखिए एक है फैटिग स्टडी। एक क्या है? फैटिग स्टडी। इसको बोलते हैं थकान अध्ययन। इसको कौन सा अध्ययन बोलते हैं? थकान अध्ययन। चलिए अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए। अच्छा है, समझिए। अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए, आप लोग जो कार्य करते हो, देखिए अच्छा है, समझिए। टेलर यहाँ पे क्या बोले हैं? टेलर ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति यदि लगातार कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि लगातार कार्य कर रहा है तो वो लगातार कार्य करते करते वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या हो जाएगा? थक जाएगा। थक जाएगा कि नहीं थक जाएगा? थक जाएगा। तो यहाँ पे टेलर इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति तो कोई मशीन है नहीं, वो लगातार काम करेगा तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थकेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि थक इतना ही जाएगा यदि वो लगातार कार्य करेगा तो टेलर यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्यों ना ऐसे श्रमिकों को हम जो काम कर रहे हैं काम के अंतराल में क्या दिया जाए? ब्रेक दिया जाए। क्या दिया जाए? ब्रेक दिया जाए। काम के अंतराल में क्या दिया जाए? ब्रेक दिया जाए। ठीक है। और यहाँ पे टेलर ने इस बात पे अधिक और जोर दिया है कि जो ब्रेक दिया जाएगा वो काम के अनुसार दिया जाएगा। जो ब्रेक दिया जाएगा वो काम के अनुसार दिया जाएगा। जो व्यक्ति हैवी काम करेगा, जैसे मशीन उठाने का काम करेगा, तो उसको कम समय में ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है। और जो व्यक्ति हैवी काम नहीं करेगा उसको एक समय के अंतराल ही क्या दिया जाएगा? ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आया? इसको आप लोग एक बात से और समझिए। जैसे आप लोग सब आदमी स्कूल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? जब आप लोग याद कीजिए कि जब आप लोग सो के उठते हैं, नहा धो के खा के स्कूल जाते हैं, तब आप लोगों में अलग लेवल की एनर्जी होती है कि नहीं होती है? लेकिन धीरे धीरे आप लोग क्लासरूम में बैठते हुए पढ़ते हुए आप लोगों का एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? धीरे धीरे डाउन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और एक समय ऐसा आता है इतना एनर्जी लेवल गिर जाता है कि आपको कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को यदि लंच नहीं दिया जाए, ध्यान दो बाबू, आप लोगों को यदि लंच नहीं दिया जाए तो आप लोग कुछ समय के बाद ही क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों को देखिए कि बीच में क्या दिया जाता है? लंच दिया जाता है। तो यहाँ पे लंच क्यों दिया जाता है? ताकि आप लंच के बाद फिर से एक नई ऊर्जा के साथ क्या कर सके? कार्य कर सके। तो इससे उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इससे उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और उत्पादकता बढ़ेगी तो इससे संस्था को फायदा है कि नहीं है? फायदा है। चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा कि जो लकड़हारा होता है, जो
जो क्या करता है, जलावन को क्या करता है, अलग करता है लकड़ी से, फाड़ता है उसको देखिएगा कि वो आधा घंटा पे ब्रेक लेता है। क्या लेता है वो? आधा घंटा पे ब्रेक लेता है। तो आधा घंटा में ब्रेक क्यों लेता है? क्योंकि वो अधिक एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना। लेता है कि नहीं लेता है? और आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब आदमी मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति आराम से एसी में बैठ करके लैपटॉप चला रहा है, वो क्या आधा घंटा में ब्रेक लेता है? नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है उसमें एनर्जी की वेस्टेज क्या हो रही है? कम हो रही है। और कम हो रही है तो वो अधिक लंबे समय तक थोड़ा काम कर पाएगा। थकेगा तो वो व्यक्ति भी, लेकिन एक नियत अंतराल के बाद। थकेगा कि नहीं थकेगा? तो यहाँ पे टेलर ने इसी बात पे जोर दिया। कितना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए, तो ये था हम लोगों का साइंटिफिक मैनेजमेंट के तकनीकी। तो जितने भी तकनीकी है सबके बारे में समझ में आ गया। पहला क्या तकनीकी मैंने बताया? फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा क्या बताया? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा मैंने क्या बताया? मेथड स्टडी। चौथा क्या बताया? मोशन स्टडी। पांचवा क्या बताया? टाइम स्टडी। छठा क्या बताया? फैटिग स्टडी। और यहाँ पे एक और समझ लीजिए कि ये टेक्निक के अंतर्गत नहीं है, ये टेलर का कुछ अलग ही प्रयोग है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, ये एक तरीका है, सिस्टम है, प्रणाली है, ठीक है, जिसको टेलर ने क्या किया था? लागू किया था। और ये देखिए कि ये कितना किफायती है। यहाँ पे देखिए, विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई भी संस्था है और उस संस्था में श्रमिक लोग काम करते होंगे कि नहीं काम करते होंगे? क्या सभी श्रमिक एक ही जैसे काम करते हैं? क्या नहीं काम करते हैं? सबका काम करने का क्या होता है? तरीका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए कि ये एक श्रमिक है, इसका नाम है ए, और इस श्रमिक का नाम है बी। ठीक है, ये श्रमिक ए जो है, ये श्रमिक ए 1 घंटा काम करता है। ठीक है, 1 घंटा काम करता है तो 1 घंटा में ये 10 उत्पाद बनाता है। कितना प्रोडक्ट बनाता है? 10। और यही व्यक्ति बी जो है 1 घंटा काम करता है तो ये 1 घंटा में कितना उत्पाद बनाता है? 6 उत्पाद बनाता है। कितना उत्पाद बनाता है? 6 उत्पाद बनाता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे टेलर बोल रहे हैं क्या दोनों श्रमिकों को सेम मजदूरी देना चाहिए क्या? हाँ, दोनों श्रमिकों को सेम मजदूरी देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। टेलर क्या बोल रहे हैं कि दोनों श्रमिकों को सेम मजदूरी नहीं देना चाहिए। किस लिए नहीं देना चाहिए? क्यों? क्योंकि यदि हम सेम मजदूरी देंगे तो इसका तो मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, कि हम कम काम कर रहे हैं तब भी हमको उतना ही मिल रहा है, और इसका मनोबल क्या होगा? घटेगा। तो इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये 6 में से कितना उत्पाद कर पाएगा? अब बोलेगा कि हम उतना क्यों करें, हमको भी तो सेम तनख्वाह मिल रहा है और उसको भी तो क्या मिल रहा है? सेम तनख्वाह मिल रहा है, तो हम ज्यादा काम क्यों करें? तो इसका मनोबल घटेगा कि नहीं घटेगा? और जब श्रमिक का ही मनोबल घट जाएगा तो संस्था में प्रोडक्शन हो पाएगा? अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बताता है कि आप जो श्रमिक है उसमें क्या करिए? विभेद करिए। किस आधार पे विभेद करिए? कि जो व्यक्ति जितना उत्पादन करता है उसको क्या दीजिए? उसके हिसाब से मजदूरी दीजिए। किसके हिसाब से? उसके उत्पादन के हिसाब से, ताकि जो श्रमिक कम उत्पादन करता है वो क्या हो सके? वो अभिप्रेरित हो सके कि हम भी उतना उत्पादन करेंगे तो हमको भी क्या मिलेगा? उतना पैसा मिलेगा। समझ में आया? डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या है? समझ में आ गया? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के तकनीकी क्या होते हैं, यानी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके बाद डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दोनों क्या है समझ में आ गया अच्छा से। चलिए, आप लोगों को यदि पिछला वीडियो देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।